हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। आपको पता ही है कि एम्स सीआरई 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, फॉर्म भी फिलअप किया जा रहा है और एग्जाम की डेट भी नोटिफाई कर दी गई। परीक्षा प्रो पे एम्स सीआरई के पोस्ट कोड 2 का जो है कि सिलेबस कवर किया जा रहा है, कोर्स क्रिएट कर दिया गया है। ऑलरेडी काफी लोग एडमिशन ले चुके हैं और जो भी लोग एडमिशन लेना चाहें वो ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए परीक्षा प्रो ऐप पे जाना पड़ेगा। परीक्षा प्रो ऐप जो है वो आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कोर्स क्रिएटेड है और वहां आपको कोई भी क्वेरी हो तो 8199900765 पे आप व्हाट्सअप करके जो है कि डिटेल में इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा प्रो ऐप पे सारा का सारा कोर्स रहेगा। वहीं पे आपके वीडियोज होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो, वहीं पे आपके नोट्स होंगे। ये सारी चीजें वहीं पे अवेलेबल होंगी। ज्वाइन करने के लिए आप परीक्षा प्रो ऐप पे डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं या 8199900765 पे आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हैं। तो परीक्षा प्रो पे केवल पोस्ट कोड 2 का जो है कि कोर्स है, बाकी जो भी अलग अलग कोड के जो भी कोर्सेज है उनका जो है कि कोर्स परीक्षा प्रो पे नहीं। ठीक है, आज की जो हम इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, नोटिफिकेशन जो निकला है इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको जो फॉर्म भरते समय ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में। दूसरा, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, उसके बारे में बात करेंगे। और इस एग्जाम को तैयार करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन तीन चीजों पे बात करेंगे। फिर आज ही एक दूसरा वीडियो अपलोड होगा जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे, जो एमसीआरई 2024 में जो क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करके आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि पढ़ते समय हमें किन चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, कैसे तैयारी करें, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो जो पोस्ट कोड 2 होता है वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए होता है। ये कॉमन कोड है। आप जब पोस्ट कोड 2 के लिए अप्लाई करोगे तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। जब पोस्ट कोड चेंज होगा तभी आपको अलग फॉर्म भरने की जरूरत होगी। वैकेंसी अभी इस बार बहुत कम आई है क्योंकि केवल कुछ ही एम्स की वैकेंसी आई हुई है, बाकी अभी एम्स की वैकेंसी अलग से आने की संभावना है। तो अगले आने वाले कुछ महीनों में एम्स की फिर से सीआरई की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो तैयारी को उस हिसाब से करिए कि इस एग्जाम में निकल जाए, अगर ना निकले तो अगला जो भी एग्जाम आए उसमें आपका हो जाए। जो डबल एओ की वैकेंसी है वो केवल 2 वैकेंसी आई हुई है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो टोटल 12 वैकेंसी आई है और ऑफिस असिस्टेंट की भी टोटल 12 वैकेंसी आई है। ई मिला जुला के देखें तो टोटल 26 वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी पिछली बार की तुलना में बहुत कम है क्योंकि केवल कुछ ही एम्स की वैकेंसी जो है कि नोटिफाई हुई है, बाकी एम्स की अभी आने वाले दिनों में नोटिफाई होनी है। ठीक है, ये चीज। अब हम थोड़ी सी बात एडवर्टाइजमेंट की, कुछ खास बातें क्या क्या हैं उसमें जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वैसे एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है एम्स की वेबसाइट पे, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। काफी लंबा है लेकिन कुछ खास खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं इस क्लास में डिस्कस कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट एक 11 जुलाई को आया था। 11 जुलाई 2025 को एडवर्टाइजमेंट आ गया था और जो फॉर्म फिलअप का स्टार्ट डेट था वो अगले दिन 12 जुलाई से जो है कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था। तो अभी जो लोग फॉर्म भर चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं। और फॉर्म फिलिंग का जो क्लोजिंग डेट है वो 31 जुलाई है और 31 जुलाई 2025 के शाम के 5 बजे तक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई को रात तक नहीं है बल्कि केवल शाम के 5 बजे तक है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद जो एप्लीकेशन का स्टेटस कि आपका एप्लीकेशन एडमिट हुआ कि नहीं, वो भी 7 अगस्त को आपके जो है कि जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा जब उससे लॉगिन करेंगे तो 7 अगस्त को आपके एप्लीकेशन का स्टेटस शो होने लगेगा वेबसाइट पे कि आपका एप्लीकेशन एडमिट हुआ या नहीं। एग्जाम की भी डेट दे दी गई है, टेंटेटिव डेट है
मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसी डेट पे एग्जाम हो, या कोई नया डेट भी अनाउंस किया जा सकता है। अभी तक जो डेट आई है वो 25 एंड 26 अगस्त की डेट आई हुई है। ठीक है, तो एक तरीके से 1 महीने और 1 हफ्ते का टाइम आपके पास है, और अगर प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे तो जो है कि चीजें कवर भी हो जाएंगी, इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये कुछ बातें जो टाइमलाइन थी जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका टाइमली जो है कि फॉर्म भर सके। अगली बात यह है कि अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस। एमसीआरई का किसी भी कोड के लिए आप अप्लाई करेंगे, केवल ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म भरना का कोई ऑप्शन नहीं है, या फॉर्म भरने के बाद उसकी प्रिंट लेकर के भेजने का कोई ऑप्शन नहीं है। कहां से आप भरेंगे, तो ये एम्स की वेबसाइट है www.amsexams.ac.in। जब इसकी वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो वहीं पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा, और जो है कि वहीं पे फॉर्म अप्लाई करने का भी ऑप्शन है। फॉर्म बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज का जो ध्यान रखना है कि जो आपको फोटो अपलोड करने हैं, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसा फोटो होना चाहिए, साइन कैसा होना चाहिए, और थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए। इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जब आप फॉर्म भरते समय जाओगे तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जरूरी है। तो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़िएगा, ताकि इसकी अपलोडिंग में कोई दिक्कत ना हो, गलत चीजें अपलोड ना हो जाए। अदरवाइज क्या है कि आपका जो है कि फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज। एक बात और जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी, चॉइस एंड प्रेफरेंस। चॉइस एंड प्रेफरेंस, जो ये पोस्ट है AAO का, JO का, ऑफिस असिस्टेंट का, जब फाइनल सिलेक्शन की जब लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे, उनसे चॉइस और प्रेफरेंस पूछा जाएगा। एक ऑर्डर में उनको बताना पड़ेगा कि वो किस पोस्ट के लिए अपनी चॉइस भरना चाहते हैं और किस ऑर्डर में भरना चाहते हैं। ये सबसे अभी किसी से नहीं पूछा जाएगा। ये अभी केवल आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन सिटी का जो है कि ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब जा करके किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना मतलब एक तरीके से अपना प्रेफरेंस देना चाहते हो, उस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो है प्रेफरेंस भरना मैंडेटरी है। आप जितने पोस्ट का प्रेफरेंस भरोगे, केवल उतने पोस्ट के लिए ही आपका जो है कि रिजल्ट को कंसीडर किया जाएगा। तो मैक्सिमम पोस्ट जितना भी आपने अप्लाई किया है सबके लिए आपको प्रेफरेंस भरना चाहिए एक ऑर्डर में। और दूसरा, अगर आपने किसी पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं भरा है और भले ही आपके मार्क्स हैं और आप क्वालिफाई कर सकते हो, तब भी आपका फाइनल जो है कि आपको रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो ऑप्शन फिल करने का मतलब प्रेफरेंस फिल करने का ऑप्शन आएगा, उसको जरूर सारे लोग भरिएगा। ठीक है, ये चीज है। अब ये है कुछ एज क्राइटेरिया बताया गया है कि किस एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्मल एज रखा गया है पोस्ट कोड 2 के लिए, वो 21 से 30 साल का रखा गया है। अगर आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एज कब कैलकुलेट किया जाएगा, जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब 31 जुलाई को अगर आपकी एज 21 से 30 के बीच में है तो आप जो है कि एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, और कितना मिलता है वो हम देख लेते हैं। SC/ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको मैक्सिमम एज में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब वो 35 इयर्स की एज तक के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, पीडब्ल्यूबीडी को
10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और कोई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विंग एम्प्लॉय है, मतलब अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, और वो कंटिन्यूअस 3 साल की सर्विस अगर उनकी कंप्लीट हो गई है, कंटिन्यूअस 3 इयर्स की सर्विस अगर हो गई है, तो उनको इस ग्राउंड पे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, इस ग्राउंड पे उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो जो भी ग्रुप बी के पोस्ट हैं उसके लिए एडिशनल 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये इन रिलैक्सेशन से आगे का रिलैक्सेशन, एडिशनल रिलैक्सेशन। और अगर आप ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में जनरल कैंडिडेट हो तो 40 इयर्स की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी कैंडिडेट हो 43 इयर्स के लिए तक अप्लाई कर सकते हो। और एससी एसटी के कैंडिडेट हो तो आप 45 इयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और उनकी 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस हो चुकी है, वो इस ग्राउंड पे भी रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज, कुछ बातें सर्टिफिकेट के बारे में भी जानना जरूरी था। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो कई सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपका जैसे यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप 3 साल की सर्विस करते हो तो एनओसी भी लाना पड़ेगा और साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा, वो सारी चीज। 2 सर्टिफिकेट है जिनके बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है क्योंकि लोग थोड़ा चूक जाते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट में आपका जो सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर का अगर सर्टिफिकेट है तभी आपको ओबीसी का रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरा, ये जो एप्लीकेशन इशू होना, सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच में इशूड होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा है जिसके पास इस पीरियड का अभी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है और उसने अप्लाई किया हुआ है, इफ अप्लाइड, लेकिन अभी नया वाला उनको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वो क्या करेंगे, जो उनका इससे पुराना जो अपलोड ओल्ड ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, वो अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नया अप्लाई करते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, स्लिप मिलती है। ये दोनों चीजें अपलोड करके वो अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं और बाद में जब नया ओबीसी सर्टिफिकेट उनके पास आ जाएगा तो वो नया वाला सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपके नया ओबीसी सर्टिफिकेट आपने 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच का बनवा लिया है तो वही अपलोड करके अप्लाई कीजिए। अगर आपने केवल अप्लाई किया हुआ है तो पुराना वाला जो है वो अपलोड कर दीजिए। और ये जो है कि इसकी जो एप्लीकेशन जो आपने ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए दिया है उसके एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपलोड करके आप जो है कि एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सेम यही क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। ईडब्ल्यूएस का भी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 25 से 31 जुलाई 25 के बीच का होना चाहिए। और इसमें भी अगर अप्लाई किया हुआ है तो पुराना अपलोड कर सकते हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हमें टाइम लिमिट पता नहीं होता है और पुराना सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की कि कितना फी है अप्लाई करने का। एम्स ने फी थोड़ा ज्यादा ही रखा हुआ है। जनरल और ओबीसी का अलग फी है, वो 3000 रुपए है पर कोड। जो पोस्ट कोड दिया हुआ है हर एक कोड के लिए अलग अलग फी है और हर एक कोड के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि डबल एओ, जेओ और ऑफिस असिस्टेंट एक ही कोड में है तो 3000 रुपए की फीस से वो तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कोई पोस्ट कोड 1 या पोस्ट कोड 3 के लिए भी अप्लाई करना चाहता है तो अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी अलग से फी पे करनी पड़ेगी उनको। एससी एसटी को 2400 रुपए फी देना पड़ेगा और डिसेबल्ड को फी से एग्जेम्प्ट किया गया है, इनसे कोई फी नहीं लिया जाएगा।
ये जो फी है जनरल और ओबीसी का, ये नॉन रिफंडेबल है, किसी भी हाल में उनको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। बाद में उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो भी उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन एससी एसटी का जो फी है, अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली, तब ये जो भी एससी एसटी सेलेक्ट होंगे उसका जो है कि ये फी उनको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड के बारे में कोई डेट अभी नहीं बताई गई है कि एडमिट कार्ड कब इशू होगा। बस इतना बताया गया है कि एग्जाम से 3 days बिफोर, एग्जाम के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और इसमें पूरा आपका किस स्कूल या कॉलेज में सेंटर है वो बताया जाएगा। लेकिन सिटी और स्टेट, आप किस सिटी या स्टेट में आपको एग्जाम देना है, ये 7 days बिफोर आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपरली अपना टिकट वगैरह कर सकते हैं। तो जब 7 दिन पहले जो बताया जाएगा उसमें केवल शहर और राज्य का नाम बताया जाएगा, किस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में आपका सेंटर है वो आपको एग्जाम के 3 दिन पहले बताया जाएगा। ठीक है, ये चीज। एक बात और समझने की बात है एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, फिजिकल मोड में नहीं होगा। जो टोटल टाइम है वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, और 90 मिनट जो है 18 मिनट्स के 5 सब सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, 5 सब सेक्शन में ये 90 मिनट डिवाइडेड रहेगा। 18 मिनट तक एक सेक्शन एक्टिव रहेगा, फिर अगले 18 मिनट तक दूसरा सेक्शन, ऐसे ऐसे करके 90 मिनट तक वो एक्टिव रहेगा। इस 90 मिनट में टोटल 100 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और हर एक एमसीक्यू का जो मार्क्स है वो 4 मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स एक तरीके से 400 एमसीक्यू है। ठीक है, रिटन एग्जाम के बाद जो है कि जो प्रोविजनल लिस्ट आती है तो स्किल टेस्ट का भी प्रोविजन है इसमें, लेकिन स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग होता है, उसका कोई मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और टोटल 400 मार्क्स के होंगे। पिछली बार के अगर रिजल्ट की हम बात करें तो जो टॉपर था वो 355 या ऐसे 355 से 360 के बीच उसके मार्क्स थे। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ सेलेक्ट होना है तो आपको 320 से ज्यादा ही मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी जो है कि आप सेलेक्ट हो पाओगे। तो कंपटीशन काफी टफ है और जो है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये जो 100 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, इसमें 20 एमसीक्यूज जो वो जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन 80 जो सवाल है एमसीक्यूज, ठीक है, ये पूरा डोमेन पार्ट से रिलेटेड। एक तरीके से इस एग्जाम में पूरा डोमेन का दबदबा बना हुआ है। डोमेन जिनका अच्छे से तैयार हो गया वो जो है इस एग्जाम में जो है कि जरूर अपना अच्छा रैंक सिक्योर कर लेते हैं। हम जो परीक्षा प्रो पे तैयारी कराएंगे वो आपको पूरा डोमेन पोर्शन पूरा तैयारी कराया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि आपका कंप्यूटर की भी क्लासेस ले ली जाए। ठीक है, जीके और एप्टीट्यूड में, जीके में जनरल नॉलेज की चीजें आएंगी और एप्टीट्यूड में थोड़े बहुत मैथ्स के और रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको खुद से करना है। कंप्यूटर की क्लासेज ले ली जाएंगी और डोमेन की पूरी क्लास ली जाएगी। ठीक है, ये चीज। अब ये जो टोटल 100 क्वेश्चन है, जैसे ये पूरे टाइम को 5 सब सेक्शन में बांटा गया है, इसी तरह जो टोटल 100 क्वेश्चन है इसको भी 20 क्वेश्चंस को 5 सेक्शन में बांटा गया है। मतलब ये 18 मिनट्स तक 20 क्वेश्चन एक्टिव रहेंगे, 1 से 20, फिर अगले मिनट 18 मिनट तक 21 से 40 एक्टिव रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे। तो जब 18 मिनट तक जब वो आपका जो सब सेक्शन एक्टिव रहेगा, उसी पीरियड में आपको वो क्वेश्चन करना है। दोबारा आप जो है कि पहले के सब सेक्शन में वापस लौट करके नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एवरी 18 मिनट्स में आपके सामने 20 क्वेश्चन जो है कि सामने स्क्रीन पे आएंगे और वो 20 क्वेश्चन उसी 18 मिनट्स में करना पड़ेगा, आपको दोबारा वो करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज। डोमेन का सिलेबस क्या है, हम अभी थोड़ी सी बारे में इसके बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है और वो 1/4 के बराबर है। मतलब
हर गलत क्वेश्चन पे एक निगेटिव मार्किंग भी आपको जो है कि काटे जाएंगे। ठीक है, ये चीज। एग्जाम का जो मीडियम है, पोस्ट कोड 2 का जो एग्जाम का मीडियम है वो केवल इंग्लिश में आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं, आपको जो पेपर आपके सामने रहेगा वो केवल इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं कि अगर आप उससे कम मार्क्स पाते हो तो आपको एक तरीके से क्वालिफाइंग नहीं करोगे, एक तरीके से मिनिमम इतने मार्क्स लाना जरूरी है। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है। ओबीसी के लिए मिनिमम 35% मार्क्स लाना जरूरी है। एससी एसटी के लिए मिनिमम 30% मार्क्स लाना जरूरी है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी मिनिमम 30% मार्क्स लाना जरूरी है। तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर, तभी आपका मेरिट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज। अब हम आते हैं सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम। नोटिफिकेशन में सिलेबस बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, वहां आप देखोगे तो लिखा है जनरल एडमिन, सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर एंड बेसिक कंप्यूटर्स। केवल इतना ही उसके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, बस। लेकिन इससे क्लियरिटी नहीं आती कि क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में कहीं पे भी जीके और एप्टीट्यूड की बात नहीं की गई है, लेकिन जहां पे ये 100 एमसीक्यूज की बात की गई है, जहां बोला गया कि 20 एमसीक्यूज जो है वहां पे मेंशन किया गया है कि जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से सवाल आएंगे, तो जीके एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इस सिलेबस को हम डिटेल करें, डिटेल सिलेबस कि डोमेन में एक्चुअल में डिटेल में क्या क्या है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम सीसीएस रूल्स केवल लिख दिया गया है तो देखें तो सीसीएस रूल्स में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। पहला, लीव रूल्स, ये सीसीएस रूल्स में आता है। एलटीसी रूल्स आते हैं, कंडक्ट रूल्स आते हैं, सीसीएस सीसीए रूल्स आते हैं, पेंशन रूल आता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें सीसीएस रूल में आती है। अगर हम एफआरएसआर की बात करें, एफआरएसआर में एक तो एफआरएसआर खुद होता है जो काफी बड़ा है, दूसरा टीए रूल आएंगे, ये भी एफआरएसआर का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा जीएफआर, जनरल फाइनेंशियल रूल से भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, और डीएफपीआर से सिलेबस में तो कहीं कुछ मेंशन नहीं है और इससे सवाल आने भी नहीं चाहिए, लेकिन शायद एक सवाल पिछली बार आ गया था। ठीक है, तो डीएफपीआर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डीएफपीआर एम्स एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ऑटोनॉमस बॉडी पे डीएफपीआर लागू नहीं होता है। तो आप बाकी चीजें पहले पढ़िएगा, टाइम मिलेगा तब डीएफपीआर पे आइएगा, क्योंकि ये एम्स का काम डीएफपीआर के हिसाब से नहीं होता है। बाकी सारे रूल अप्लाई होते हैं एम्स पे, डीएफपीआर उस पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ा देंगे, लेकिन इसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे आप रखिएगा। एक चीज और है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, एमओपी। ये भी एम्स के एग्जाम में एकाक सवाल इससे देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो जो प्रायोरिटी एरिया रहेगा, प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको लीव रूल और एलटीसी रूल से मिलेंगे, कंडक्ट रूल से मिलेंगे, सीसीएस सीसीए रूल से, पेंशन रूल, इस रूल से सबसे ज्यादा सवाल आए हुए थे। एफआरएसआर से अच्छे खासे सवाल, कुछ सवाल टीए से और कई सवाल जीएफआर से। डीएफपीआर से नॉर्मली सवाल नहीं मिलेंगे आप। एमओपी से भी एकाक सवाल आ गए थे, नॉर्मली नहीं आते। तो इस तरीके से प्रायोरिटी सेट कर करके जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं। अभी हम जो अगली वीडियो आज जो अपलोड होगी उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल किया जाएंगे
और आपको बताया जाएगा कि देखिए ये किस सेगमेंट से सवाल पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता लगेगा और साथ ही साथ ये भी पता लगेगा कि ये सवाल पूछे कहां से गए थे। ठीक है, ये चीज तो ये है डोमेन पोर्शन का डिटेल सिलेबस, जिसमें हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है। अभी जो कोर्स शुरू किया गया है, कल से शायद शुरू हुआ है, उसमें लीव रूल के वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, एलटीसी रूल के वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, कंडक्ट रूल के अपलोडेड है। यहाँ एक चीज छूट गया, आरटीआई। आरटीआई पिछली बार आरटीआई से सवाल आया नहीं था, लेकिन आरटीआई सिलेबस में होता है, क्योंकि आरटीआई हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है। तो ये ज्यादा जो है कि वीडियोज नहीं है, कम वीडियो है। तो इसको क्या करना है कि आरटीआई को भी आपको पढ़ना है। तो ये 4 चीजें को वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बाकी सबके फ्रेश वीडियो बन रहे हैं, थोड़ा एम्स के हिसाब से छोटे। जैसे पहले जो पिछली बार जो सिलेबस था, जो वीडियो अपलोड हुए थे काफी लंबे लंबे, क्योंकि वो यूपीएससी के लेवल के बने हुए थे। तो जो 10-10 वीडियो 12-12 वीडियो हो गए थे, वो इस बार 3 या 4 वीडियो में खत्म कर दिए जाएंगे, ताकि आपको उतना ही पढ़ना पड़े जितनी आपकी जरूरत है। ठीक है, अननेसेसरी टाइम बहुत कम है, और ज्यादा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और जो है कि उतनी ज्यादा एम्स के लिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अब अगर हम आए और देखें कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी एग्जाम की, कि कैसे इतने कम समय में आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो एमसीक्यू के जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, बेस्ट जितने भी एग्जाम होते हैं, नॉर्मली एसएससी के एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम, उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आपकी स्पीड, और दूसरा एक्यूरेसी। एसएससी वगैरह का जो एग्जाम देते हैं या अदर एग्जाम देते हैं, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम मिलता है। लेकिन जो 100 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ना, और जो है कि 90 मिनट्स है, वो बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि इसमें आपको 2-4 मैथ के सवाल मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाकी जितने भी सवाल होंगे, अगर आपको आ रहा है तो विदिन 10 सेकेंड उसको कर लोगे, और नहीं आ रहा है तब तो नहीं कर पाओगे। तो जो बाकी एग्जाम होते हैं उनका स्ट्रेटजी अलग होता है, उनको अलग तरीके से जो है कि पढ़ना चाहिए। उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होने के बाद बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस प्रैक्टिस से आप 2 चीजें हासिल करोगे, स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। ठीक है, अगर हम एसएससी या अदर एग्जाम की बात करें तो। लेकिन जो एम्स का सीआरई का एग्जाम है, जो AAO या जेओ या ऑफिस सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट की जो एग्जाम है, उसका थोड़ा माइंडसेट एकदम अलग होता है। इसमें क्या है, मेन पोर्शन है डोमेन का, मतलब एक तरीके से रूल्स के बारे में ये आपसे सवाल पूछेगा। इस रूल्स का जो तरीका यह है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा स्पीड या एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह यह है कि ये रूल्स केवल नॉलेज बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे। आपको पता है तो आप विदिन सेकंड इसका जवाब दे दोगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए जो डोमेन को पढ़ने का जो अप्रोच भी होता है वो एकदम अलग होता है। डोमेन की पढ़ाई कभी भी एसएससी की तैयारी की तरह नहीं करनी चाहिए। वैसे करेंगे तो आप एक तरीके से भटकते रह जाएंगे। अब रूल्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें एकदम क्लियर है, जो रूल है वो एकदम क्लियर है, उसमें बहुत ज्यादा इधर उधर ट्विस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन एसएससी में आप जो मैथ के सवाल लगाते हो, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके के, उसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसा नहीं है, रूल्स में जो लिखा है सवाल डायरेक्टली वहीं से पूछा जाएगा। इसीलिए जो डोमेन की तैयारी की जाती है, उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। बहुत ध्यान से आप सबसे पहले वीडियोज को देखिए। ध्यान का मतलब यह है कि चीजों को समझिए, केवल याद करने का फिराक में मत रहिए।
क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, आपने सिलेबस देखा ना, इतना बड़ा सिलेबस है डोमेन का। ये कहने को मैंने इतने में लिख दिया, लेकिन हर एक चीज बहुत लंबी लंबी मोटी मोटी किताबें हैं, आपको कंप्रेस करके उतनी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो एम्स के लिए जरूरी है। लेकिन ये इतने सारे रूल होते हैं कि इसमें आप चीजों को याद करना चाहोगे तो सब याद नहीं हो सकता आपको। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देख करके आपको कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। मतलब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके लिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, जरूरत पड़े दोबारा देखिए, क्योंकि आपकी तैयारी की बिगिनिंग इसी वीडियो से ही होगी। वीडियो आपको समझ में आ गया तो बाकी आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो देखिए, और वीडियो में जब चीजें सब समझ में आ जाए तो आपके ऐप पे ही रिवीजन नोट्स अपलोडेड है, सारे रिवीजन नोट्स हैंड रिटेन, एक अच्छा सा जितना आपके लिए जरूरी है उसका रिवीजन नोट्स बनाया गया है। इसी रिवीजन नोट से बार बार आपको केवल रिवीजन करना है, बार बार मल्टीपल टाइम्स, गिनिए ही मत कि कितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो, बार बार रिवीजन करो। इस एग्जाम में एमसीक्यू अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ट्रिक बेस्ड नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो भी आएंगे सिंपल आएंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे। और कॉन्सेप्ट आपके दो ही चीजों से बनेंगे, वीडियो को अच्छे से देखने से बनेंगे और बार बार रिवीजन करने से बनेंगे। जितनी बार आप रिवीजन करते जाओगे चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और धीरे धीरे देखेंगे कि सब कुछ आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन कितनों भी घुमा के आपसे पूछेगा और आपसे जो है कि सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई किए एमसीक्यू ढूंढने लगते हैं। एमसीक्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है एम्स के एग्जाम के लिए, क्योंकि एमसीक्यू का रोल वहां, जैसे मैंने बताया ना, एसएससी में एमसीक्यू का रोल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू लगाने से आपकी स्पीड बढ़ेगी और दूसरा आप जो माइन्यूट माइन्यूट सी गलतियां कर रहे हो उससे बचते हो और आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। लेकिन जो डोमेन का जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा नॉलेज बेस्ड होता है। आपको चीजें याद है तो आप 10 सेकंड में कर लोगे, याद नहीं है तो आप कितनों जूझते रह जाओ आप नहीं कर पाओगे। तो जब यहाँ स्पीड की कोई बात ही नहीं है या माइनर मिस्टेक होने की कोई बात ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है रिवीजन। क्योंकि नॉलेज अच्छा हो आपके लिए, इसके लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो और आपने बार बार रिवीजन किया। आप गिनिए ही मत। पीछे जब पिछले एम्स में कुछ लोग जो सेलेक्ट हुए, जब उनसे बातें हुई तो उन्होंने यही बताया कि सर हमने 5-5, 10-10 बार आपके वीडियोस देख लिए थे और जो सवाल आए खटखट खटखट लग गए। वो एमसीक्यू के पीछे नहीं भागे बल्कि रिवीजन के पीछे भागे। तो आपको टाइम मिल जाए तो आप एमसीक्यू जरूर लगा लीजिएगा, एमसीक्यू अपलोड हो जाएगी आपके ऐप पे, लगा लीजिएगा। लेकिन टाइम बहुत कम है, 1 महीना और 1 हफ्ते ही आपके पास है। जो भी टाइम रहे आप केवल और केवल रिवीजन कीजिए, ये रूल है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, नई चीजें, आपका नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो गिनिए ही मत कि मैंने कितनी बार रिवीजन किया, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार भी हो जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े। वो जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको वो रिजल्ट के करीब लेकर के जाए। एमसीक्यू के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आएंगे और वो रिवीजन और कॉन्सेप्ट से ही आपके बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू प्रियॉरिटी नहीं है। प्रियॉरिटी में अगर रखना है तो दो चीजों को रखिएगा कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक वीडियो देखिए। नहीं समझ में आया, क्वेरी करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। जरूरत है फोन करिए, हम फोन पे आपको चीजों को समझा देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमने चीजों को शॉर्ट करके एक रिवीजन नोट्स ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और रिवीजन, इन्हीं दोनों चीजों पे केवल फोकस करिए, बाकी किसी चीज पे फोकस मत करिए। मन भटकता है कि एमसीक्यू लगा के देख ले कि मुझसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपने अच्छा रिवीजन कर लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप एमसीक्यू पे आइए, लेकिन इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके कभी मत आइएगा।
ठीक है ये चीज। और डोमेन में एक चीज और जो कहने वाली बात है कि एक सब्जेक्ट को लेकर के ऐसा नहीं कि एक को खत्म कर ले तब दूसरे पे आए, इसमें हमेशा पैरेलल 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए, 2 सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलने चाहिए। जैसे आपका दिन भर का अगर प्लान है पढ़ने का, मान लीजिए 6 घंटे आपने पढ़ने का प्लान बनाया हुआ है, 3 घंटे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे ही अगले दिन 3 घंटे। जब चीजों को हम बदल बदल के पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन और अच्छा हो जाता है। एक ही चीज को हम जब केवल बार बार पढ़ते हैं या एक ही चीज को हम पढ़ते हैं तो दिमाग धीरे धीरे बोरिंग हो जाता है, क्योंकि चेंज चाहिए माइंड को। इसीलिए अगर किसी पर्टिकुलर डे का आप प्लान बना रहे हो तो हर दिन में आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट की जो है कि जरूर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मन किया चलो दिन भर केवल लीब रूल पढ़ देंगे या मन किया चलो जीएफआर पढ़ दें, नहीं, एक ही दिन में आप लीब रूल जीएफआर दोनों की प्लानिंग करिए। इससे क्या होगा कि आप थकेंगे नहीं, क्योंकि माइंड एक ही चीज पढ़ते पढ़ते थक जाता है और उसको क्या हुआ, चेंज की जरूरत होती है। और चेंज जब होता है तो वैसे ही आप मोटिवेट हो जाते हो कि कुछ नया आया मेरे सामने। ठीक है, तो हमेशा 2-2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलिए, चीजें बहुत आसानी से कवर हो जाएगी। घबराना एकदम नहीं है कि इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी। पिछली बार भी ऐसा ही टाइम दिया था एम्स ने, एम्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता है। उस समय तो वीडियोज बहुत लंबे लंबे थे, तब लोगों ने तैयारी कर दी बहुत अच्छी। इस बार तो आपके लेवल की वीडियोज बनाई जा रही हैं, अलग से वीडियो बनाई जा रही है, तो क्या होगा कि चीजें आपको बहुत आसानी से, आप देखना कि समय से पहले आप लोग पूरी तरह तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो मेरा जो सजेशन रहेगा इस एग्जाम के लिए वो यही रहेगा कि अच्छे से वीडियो को देखिए, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए, उसके बाद जो फैक्ट्स वगैरह या जो चीजें हैं उनको बार बार रिवीजन कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार गिनिए ही मत। जब तक एग्जाम आ रहा है आप रिवीजन करते जाओ, इसका रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपने एमसीक्यू नहीं भी लगाया है, जरा भी कमी नहीं खलेगी आपको एग्जाम में, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया है तो एग्जाम में इसकी कमी जरूर आपको खलेगी। ठीक है, तो ये रहेगा पूरा थोड़ा सा इसके बारे में। आज ही एक दूसरा वीडियो भी अपलोड होगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एम्स में जो आए हुए थे वो हल करके आपको बताएंगे। देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको भी एक आइडिया मिलेगा और फिर जो है कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो जो लोग एमसीआरई का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो 8199900765 पे मैसेज कर करके या परीक्षा प्रो ऐप पे विजिट करके वो कोर्स ज्वाइन कर ले जल्द से जल्द, अब टाइम बचा नहीं है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ओके, बाय।